हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। इसी में आज आगे हम देखेंगे हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, व्यापार से युद्धों तक। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। द बंगाल नवाब asserted देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। 18वीं सेंचुरी यानी 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कंपनी और बंगाल के जो राजा थे, उनके नवाबों, बंगाल के जो राजा जिनको नवाब कहा जाता था, इनके बीच में क्या मतभेद काफ़ी बढ़ गया था। मतलब इनके विचारों की लड़ाई कह सकते हो कि एक दूसरे को बहुत ही हेट करने लगे। मतलब इनका लड़ाई झगड़ा बढ़ गया था। और औरंगजेब की डेथ के बाद, क्योंकि औरंगजेब लास्ट ऐसा रूलर्स था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, मुगल रूलर्स, उसकी मृत्यु के बाद बंगाल के जो नवाब थे अपनी पावर और स्वायत्तता यानी अपनी जो पावर्स थी, ताकत है, वो दिखाने लगे थे। एज अदर रीजनल पावर वॉज डूइंग एट दैट टाइम। और दूसरी जो भी रीजनल क्षेत्रीय राजा थे वो भी अपनी ताकत दिखाने लगे थे। मुसरत कुली खान वॉज followed by Ali Vardi Khan and then सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। ये जो सारे, पहले मुसरत कुली खान बंगाल का शासक बना, उसके बाद बना अली वर्दी खान, उसके बाद बना सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब बना। ये सारे बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस। इन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था। डिमांड लार्ज ट्रिब्यूटीज फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड। और कंपनी से डिमांड करने लगे कि जब कंपनी उनसे व्यापार करने के लिए अधिकार मांगने लगी तो उन्होंने क्या कहा है कि व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांगे। मतलब उन्होंने बड़ा ज़्यादा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी से मांगा। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस। और उन्होंने कंपनी को सिक्के ढालने से का अधिकार नहीं दिया और उनके किलेबंदी यानी किले बनाने पर भी रोक लगा दी। किनने? ये बंगाल के नवाब ने। अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसिट, दे claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the नवाब। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए ये दलील दी, ये क्लेम किया कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत भी कमज़ोर पड़ रही है। और कंपनी जो होती, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भी नवाब को टैक्स देने के लिए राजी नहीं थी। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स और राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स। और वो नवाबों के खिलाफ अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखने लगे। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब, और नवाबों को अपमानित करने लगे। एंड हिज ऑफिसर, और उनके अधिकारियों को भी अपमानित करने लगे। कौन? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, क्योंकि उनको जो रियायतें चाहिए थी, जो सुविधाएं चाहिए थी, बंगाल के नवाब ने उनको देने से मना कर दिया। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड टू द लोकल ऑफिसर्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से, जो लोकल ऑफिसर्स से उनकी जो बेवजह की जो मांगे थी, उनसे उनका जो बिजनेस है वो तबाह हो रहा था। कंपनी कह रही थी कि भाई जहाँ के लोकल राजा या ऑफिसर्स से जो भी डिमांड कर रही थी, उनसे उनका जो बिजनेस था तबाह हो रहा था। और बिजनेस तभी ग्रो कर सकता है, तभी फर्लिश यानी फल फूल सकता है, जब सरकार ये शुल्क हटा दे, जो टैक्स वगैरह लगाती है, टैक्स ड्यूटीज़, वो हटा दे। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट, बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उन्हें अपनी आबादी
बढ़ानी पड़ेगी, यानी अंग्रेज़ लोगों को अपने ही बस्तियाँ बसानी पड़ेगी, अंग्रेज़ लोगों को बसाना पड़ेगा और गांव खरीदने होंगे, किले का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। कंपनी क्या चाह रही थी कि अब धीरे धीरे यहाँ इंडिया में अपना सेटलमेंट चाह रही थी, और आई तो बिजनेस करने थी, लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल वीकनेस को का फ़ायदा उठाने लगी। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू confrontations and finally culminated in the famous battle of प्लासी। ये जो टकराव था इनके बीच में, कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में, दिनों दिन गंभीर होता गया और इस टकरावों का परिणाम ये हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ, द बैटल ऑफ प्लासी। उसके पहले हम ये देख लेते हैं पपेट। पपेट यानी कठपुतली, लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विथ string. The term is used distinctly to refer a person who is controlled by someone else. ये एक ऐसा खिलौना होता है जिसमें आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसका मजाक उड़ाने के लिए अक्सर उसको कठपुतली कहा जाता है। डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम? क्या आप जानना चाहेंगे कि प्लासी का नाम किस प्रकार पड़ा? प्लासी इज एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्लासी एंड द प्ले derived its name from the plas tree known for its beautiful red flower that yield gulal, the power used in the festival of होली। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का ये नाम किस प्रकार पड़ा? दरअसल आप प्लासी था, असली नाम क्या था? फ्लासी। फ्लासी एक पेड़ का नाम है जिसमें फ्लास के फूल आते। दरअसल असली नाम फ्लासी था, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ के क्या नाम रख दिया? प्लासी। अंग्रेज़ों ने इसका नाम कर दिया प्लासी कर दिया था। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले फ्लास के फूलों के कारण क्या था? क्योंकि रेड कलर के फ्लास के फूल यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उस कारण इस प्लेस का नाम फ्लास था। और इन फूलों से क्या गुलाल बनाया जाता है? होली में जो रंग खेला जाता है गुलाल से, वो इन फूलों से ही बनाया जाता है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस फ्लास को प्लासी नेम कर दिया। द बैटल ऑफ प्लासी। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, जब अलीवर्दी खान 1756 में उनकी डेथ होगी, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. सिराजुद्दौला से कंपनी को काफ़ी भय था, क्योंकि सिराजुद्दौला की जगह कंपनी ऐसा पपेट रूलर, कठपुतली वाला शासक चाहती थी जिसे वो जैसे चाहे अपने इशारों पर नचा सके, जो उनको व्यापारिक रियायतें, ट्रेड कंसेशंस दे सके और दूसरी ऐसी सुविधाएं देने में आसानी से दे सके जिनसे उनका व्यापार आगे बढ़े, फूले, ग्रो करे। सो इट ट्राइड, दो विदाउट सक्सेस, टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला रिबल्स बिकेम द नवाब एंड infiltrated the political affair. Infiltrated Sirazudollah asked the company to stop meddling in the political affairs of its domination, stop fortifications. कंपनी ने ये प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के जो भी दुश्मन थे ना, जो उसको पसंद नहीं करते थे, उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए ताकि वो अपने इशारों से उनको चला सके। लेकिन कंपनी को इस मामले में कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने क्या कहा? कंपनी को ये हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में, पॉलिटिकल अफेयर यानी राजनीतिक मामलों में दखल देना बंद करे और फोर्टिफिकेशन बंद करे, किलेबंदी भी बंद करे, एंड पे टू रेवेन्यू, और टैक्स को, रेवेन्यू को पे करे यानी टैक्स चुकाए। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल, द नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक द वेयर हाउस। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, मतलब कंपनी और सिराजुद्दौला जब दोनों आमने सामने हो गए, पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ, नवाब ने क्या किया, कासिम बाजार में स्थित
इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। एंड द ब्लॉक्ड इंग्लिश शिफ्ट, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर, अंग्रेजों से हथियार छीन लिए, अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। और इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कंट्रोल कर लिया। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंड फोर्सेस अंडर द कमांडेड ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने किसको भेजा? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। बाय नेवल फ्लीट्स, प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लेसेस। और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना के आने के बाद इस सेना को नौसैनिक नेवल फ्लीट यानी नौसैनिक बेड़े से भी मदद मिली थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली, मतलब बातचीत चली, लेकिन आखिर में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर द डिफीट ऑफ नवाब वॉज द फोर्स लेड बाय द मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर नेवर फॉट द बैटल। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध लड़ा। और नवाब सिराजुद्दौला की जो हार थे उसका मेन रीज़न एक ये था कि मीर जाफ़र जो था, जो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, उसने सिराजुद्दौला को मतलब धोखा दिया और उसने क्या युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। और उसकी जो सैनिक टुकड़ी थी वो युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया उसने। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव ने ये कहकर उसके अपने साथ मिला दिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर वो क्या करेंगे, उसको अपना राजा घोषित कर देंगे, मतलब बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और बैटल ऑफ प्लासी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यही ऐसा पहला युद्ध था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जीता था। द प्रॉमिस ऑफ रिचेस, संपदा का आश्वासन। द टेरिटोरियल एम्बिशंस द मर्चेंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वर व्यूड विद distress and doubt in England. After the Battle of Plassey, Robert Clive wrote to William Pitt, one of the principal secretaries of the state, to the English monarch on 7 January 1759 from Calcutta. इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासकीय महत्वाकांक्षाओं को, जो उनकी एम्बिशियस थे इंडिया में यहाँ पर शासन करने का, उसको अविश्वास से देखते थे। इंग्लैंड में उनके खिलाफ डाउट था कि ये कंपनी वहाँ पर शासन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री था, उसको एक पत्र लिखा, विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को पत्र लिखा। उसमें ये लिखा, बट सो लार्ज ए सोजनिटी में पॉसिबल बी एन object to extensive for mercantile company, I flatter myself, and there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of the rich kingdom. Now I have you to judge whether an income yearly of 2 million sterling with the possessions of 3 provinces be an object deserving the public attention. लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उन्होंने युद्ध जीत दिया था। फिर वो अपनी राय बता रहा है कि मैं खुद ही सोचकर अभिभूत हूँ, यानी मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर कब्जा करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं आप पर फैसला छोड़ता हूँ, क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी होती थी, या फिर वो चाह रहे थे कि यहाँ के प्रांतों पर अपना कब्जा, कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप इतना शोर मचाना उचित हो।
ये देखिए, द जनरल कोर्ट रूम ईस्ट इंडिया हाउस, लिंडन हॉल स्ट्रीट, ये वहाँ पे इंग्लैंड में स्थित है ये। द कोर्ट ऑफ proprietors of the East India Company had their meeting in the East India House on Linden Hall Street in London. This is a picture of one of their meeting in progress. ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टाइज की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बैठकें होती थी। ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। ये जो पिक्चर लिखी है वहाँ की एक बैठक का ही है, और ये सिराजुद्दौला है यहाँ। After the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mr. Jafar made the नवाब। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, और कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि अपने बिजनेस को फैलाए, व्यापार को बढ़ाए। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्विस्ट, और अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़े ही, मतलब उनको स्थानीय राजाओं की सहमति की आवश्यकता थी और उनके लड़े बिना ये हो नहीं सकता था। थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स who are willing to grant privileges, then the territories need not be taken over directly। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़े ही किया जा सकता था, मतलब उनसे बिना लड़े ही वो अपना बिजनेस कर सकते थे, तो किसी राज्यों को अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। मतलब एक तरह से ऑप्शंस था उनके सामने। Soon the company discovered that this was rather difficult। जल्दी ही कंपनी को ये एहसास हो गया कि ये इतना इजी नहीं है कि डायरेक्टली वो बिजनेस कर सके। फॉर इवन द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड टू बी। और कठपुतली नवाब, जो ऐसे राजाओं को कोई नवाब बनाना चाहते थे या ऐसे लोगों को शासक बनाना चाहते थे जो कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाचे। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं नाचते थे, उनके इशारों पर नहीं नाचते थे, क्योंकि उनको भी किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है, जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता था। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोलिनिटी इफ दे वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट, कि आखिर उन्हें भी अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और रेस्पेक्ट दिखाना होता था। किनको? जो कठपुतली की तरह जिनको नवाब बनाना चाहते थे उन नवाब को। What could the company do? अब कंपनी क्या करती? When मीर जाफ़र prostrated, the company deposed him and insulted मीर कासिम in his place। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध करना स्टार्ट किया तो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, मीर जाफ़र की जगह किसको नवाब बनाया? मीर कासिम को नवाब बना दिया। When the मीर कासिम कंप्लेंट, जब मीर कासिम उनको कंप्लेन करने लगा, ही इन टर्न वॉर डिफिटेड इन द बैटल फॉट एट बॉक्सर, तो उन कंपनी ने उसको भी बॉक्सर के युद्ध में, जो कब हुआ था बॉक्सर फाइट 1764 में, उसको हरा दिया और ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल से भगा दिया। एंड वापिस उन्होंने मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया। एंड मीर जाफ़र वॉर री इंस्टॉल्ड। द नवाब हैड टू पे ₹500 एवरी मंथ, मतलब इनको कितने लाख रुपए, 5 लाख रुपए हर बार मीर जाफ़र को कंपनी को चुकाने पड़ते थे बदले में। बट द कंपनी वांटेड मोर मनी इन फाइनेंस इट्स वॉर्स एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इज अदर एक्सपेंसिव। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने और व्यापारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी, मतलब इससे भी ज़्यादा पैसा चाहती थी। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यूज़। तो कंपनी ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी, इसलिए अधिकतर वो क्या करती थी, रेवेन्यू, कि उनको बदले में ज़्यादा टैक्स मिले। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765, जब मीर जाफ़र की डेथ हो गई 1765 में, द मूड ऑफ कंपनी हैड डिक्लेयर वी मस्ट इंडीड बिकेम नवाब आवर सेल्फ।
जब कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या डिसाइड किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का नवाब घोषित कर दिया। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। दीवानी मिलने के कारण मतलब उस पर कंपनी का अधिकार होने के कारण कंपनी को बंगाल के जो जितने रिसोर्सेज थे उन पर नियंत्रण मिल गया था। This solved a major problem that the company had earlier faced. इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। From the early 18th century, its trade with India had expanded. और 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में भारत के साथ इस कंपनी का व्यापार बढ़ता जा रहा था। But it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. लेकिन उन्होंने उसे इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में लेनी पड़ती थी या खरीदनी पड़ती थी। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। इसका एक रीज़न था, उस समय ब्रिटिश के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की युद्ध के बाद ब्रिटेन में सोने की जो निकासी मतलब ब्रिटेन से जो सोना इंडिया में आ रहा था वो कम हो गया एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशंस ऑफ दीवानी। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। क्योंकि प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद अब भारत से जितनी भी इनकम हो रही थी कंपनी को उसी से ही वो अपना खर्चा पूरा कर रही थी। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। अब भारत से ही होने वाली आमदनी के सहारे भारत में सूती और रेशम कपड़ा वो खरीद सकती थी। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मेड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फॉर एन ऑफिस एट कलकत्ता। और अपनी फ़ौजों को संभाल सकती थी। कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण में भी कंपनी इंडिया के पैसे से ही अपना खर्चा पूरा कर रही थी। द नवाब कंप्लेन, नवाब की शिकायतें। इन 1733 द नवाब ऑफ बंगाल एंड दिस अबाउट द इंग्लिश ट्रेडर्स। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में ये कहा था। When they first came into country, they petitioned and the government in a humble manner for liberty to purchase a spot of ground to build a factory house upon which was no sooner granted, but they built a strong fort, surrounded it with a ditch which has communication with the rivers, and mounted a great number of guns upon the walls. They have enticed several merchants and others to go and take protection under them, and they collect a revenue which amount of rupees 1 lakh, and they rob and plunders and carry great number of the king's subject of both sexes into slavery into their own country. इसमें जो नवाब की शिकायत है कि अब वे पहली बार हमारे देश में आए थे। कौन आए थे? इंग्लैंड के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन चाहिए या दे दी जाए। उन्हें ज़मीन तो मिल गई, परंतु वहाँ उन्होंने क्या करा, बड़े बड़े किले बनाने स्टार्ट कर दिए। वहाँ पर उन्होंने बड़ा किला बना दिया और इसके चारों तरफ क्या गहरे गड्ढे खोद दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें लगा दी थी और उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को मातहत रहने के लिए तैयार कर दिया था, मतलब अपने प्रोटेक्शन के लिए तैयार कर दिया था। और अब वे 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे थे, रेवेन्यू के रूप में वसूल कर रहे थे। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके देश में गुलाम बनाकर ही लूट खसोट कर रहे थे।